नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में धमाके के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए तो कुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ था, जिसके बाद से प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या अब उत्तराखंड। तो दिल्ली में धमाके के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हरिद्वार जहां पर लाखों की संख्या में संत और साथ ही श्रद्धालु मौजूद होंगे, तो ऐसे में जिस तरीके से एक भारी भीड़ वहां पर होगी, तो इसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश और विशेष सतर्कता बरतने के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश दिए हैं। साथ ही कुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश। दिल्ली के इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ था, जिसके बाद से ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। तो दिल्ली के धमाके की गूंज न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक पहुंची, बल्कि उत्तराखंड तक पहुंच गई है और उत्तराखंड में भी सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मजबूत करने के पुख्ता इंतजाम करने के सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। तो हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का कदम उठाया गया है और बढ़ाने को लेकर तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो हरिद्वार जिले में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। तो बता दें आपको, दिल्ली के इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में धमाके की गूंज न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंची है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं उत्तराखंड में भी कुंभ को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। फहीम तन्हा रीजनल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, दिल्ली के धमाके की गूंज उत्तराखंड तक पहुंच गई है और ऐसे में डीजीपी अशोक कुमार ने सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चल रही हैं तो काफी भीड़ भी है और बड़ी तादाद में आते हैं और धार्मिक नगरी है, इसलिए भी। और चूंकि बॉर्डर का यूपी की सीमा से मिलता हुआ, तो तमाम कारण हैं, तमाम पहलू हैं। इनको देखते हुए पर है पुलिस और धमाके में डीजीपी ने निर्देश दिए हैं, अलर्ट जारी किया है कि सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाए। खासतौर पर हरिद्वार को लेकर के है, देहरादून और जितने बॉर्डर एरियाज हैं उनमें भी सतर्कता बरती जाए, ये अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि उत्तराखंड में इस तरह का कोई इनपुट नहीं है जिसको लेकर के कोई चिंता की बात हो, लेकिन फिर भी जब इस तरह की घटना कहीं घटती है तो एक अलर्ट के तौर पर रखा जाता है और किए जाते हैं, और यही निर्देश डीजीपी की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक फहीम, बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे आपसे।
तो राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 1 फरवरी को शाम 4 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में 1 और 2 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड पुलिस को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श और मंथन होगा। देखिए, पुलिस के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक की जा रही है 1 और 2 फरवरी को। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक रैंक से लेकर के उसके ऊपर के समस्त पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। समस्त जिला के एसपी, एसएसपी, रेंज के आईजी, डीआईजी, पीएसी के कमांडेंट्स और बाकी जितनी भी शाखाएं हैं हमारी, इंटेलिजेंस, सीआईडी, ट्रेनिंग, हर किसी के, फायर सर्विस, सबके समस्त अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सबके साथ विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। उन लोगों के जो इश्यूज होंगे, आइडियाज़ होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, उन पे चर्चा होगी। फिर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उनके समक्ष भी हम पुलिस विभाग प्रस्तुतिकरण करेगा और हम जो हम कर रहे हैं और जो हमारी आगे की योजनाएं हैं उनके संबंध में, और पुलिस मुख्यालय जो अपने अधिकारियों को भी ये जानकारी देगा कि हमारी जो है क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होगी, और जिससे पुलिस विभाग को और ज़्यादा आगे कैसे प्रभावशील बनाया जाना है, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, उस तो फ़हीम तन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए ज़्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ जानकारी सम्मेलन को लेकर? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो पुलिस मुख्यालय देहरादून में है, जो कि वहाँ 1 फरवरी से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत 1 फरवरी को शाम 4 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में 1 और 2 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड पुलिस को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श और मंथन होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 1 फरवरी से लागू होगी कोरोना की नई गाइडलाइन। बाहर से आए लोगों को नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में पहले की तरह शुरू होगी आवाजाही। सामाजिक, धार्मिक समेत कई गतिविधियों को लेकर निर्णय लेगा प्रशासन। कुंभ मेले को लेकर जल्द ही प्रदेश सरकार नई एसओपी जारी करेगी। तो देवभूमि में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 1 फरवरी से लागू हो जाएगी कोरोना की नई गाइडलाइन। बाहर से आए लोगों को अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, यानी कि जैसे पहले आवाजाही होती थी, अब पहले की तरह प्रदेश में आवाजाही शुरू हो जाएगी। राज्य के बाहर के लोगों की और सामाजिक, धार्मिक समेत कई गतिविधियों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। तो कुंभ मेले को लेकर भी जल्द ही प्रदेश सरकार अपनी तरफ से नई एसओपी जारी करेगी। फ़हीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, अनलॉक की जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी उसके तहत नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्या ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि इस बार हटा दिए गए हैं? देखिए, अभी तक ये था कि राज्य में जो बाहर से प्रवेश करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, जो सरकार की वेबसाइट पर पूरी डिटेल के साथ कि वो कितने दिन रहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। दूसरा, कोविड वैक्सीन भी आ चुकी है। तो नियंत्रण को देखते हुए और जिस तरीके से अनलॉक में अब सारी ही चीजें लगभग हो चुकी हैं, कुछ मॉल्स और पिकनिक हॉल छोड़ के,
तो लिहाजा नई व्यवस्था के तहत वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ठीक, फाइम बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे दोबारा। तो मदन कौशिक, मंत्री और शासकीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन कौशिक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। ठीक, मदन कौशिक जी, क्योंकि नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसी वजह से अब केंद्र में भी या कुंभ मेले को लेकर भी जो नई एसओपी जारी की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ मेले को लेकर केंद्र की एसओपी भी जारी की गई है। अब ऐसे में कुंभ मेले की जो ये नई एसओपी होगी उससे अलग होगी, और नई एसओपी जारी करने की जरूरत क्या पड़ गई? दो चीजें हैं। ये मामला जब एक पीआईएल के माध्यम से और माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में गया था, नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब से कोरोना काल हुआ, पूरी दुनिया में इस तरह के काफी फंक्शन हुए तो जो या तो निरस्त कर दिए गए या उनका जो आकार है वो कम किया गया। इसलिए आप इस करने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले भारत सरकार के पास जाकर और इसके लिए एक एसओपी जारी कराए। हम भारत सरकार में गए तो भारत सरकार ने हमें गाइडलाइन कुछ दी है। अब उन गाइडलाइन के आधार पर हम राज्य सरकार की ओर से अपनी गाइडलाइन जारी करके तब माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। न्यायालय ने 16 फरवरी को राज्य सरकार को अवगत कराने को कहा है। यानी कि मदन जी, जो आप नई एसओपी जारी करेंगे तो केंद्र के पास उसकी डिटेल्स भेजी जाएगी? जी, केंद्र के पास भी भेजेंगे और हाई कोर्ट में भेजेंगे। लेकिन पहले राज्य सरकार कह रही थी कि जब केंद्र की एसओपी आ गई है तो फिर ऐसे में राज्य सरकार अपनी एसओपी क्यों जारी करेगी? नहीं, उसके आधार पर जैसा भारत सरकार ने एक एसओपी जारी की है, लेकिन उसके आधार पर राज्य को अपनी एसओपी जारी करनी होती है। ये नॉर्म्स होता है, नियम होता है। इसके आधार पर हम लोग जारी करेंगे। जैसा उन्होंने कहा, आप पार्टी पीसीआर टेस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, कितनों का करेंगे, कब कब करेंगे, किस समय करेंगे, कौन सा स्थान होगा, आने वालों को क्या गाइडलाइन होगी, ये सब हमें बताना पड़ेगा। तब जाकर हम इसको न्यायालय को बताएंगे कि ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, ये हमारी गाइडलाइन है, इस तरह इनका पालन हो। ठीक, मदन जी, आपसे ये सवाल और पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो कोरोना के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था कि अगर अन्य राज्यों से या प्रदेश में लोग आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तभी अंदर एंट्री मिलेगी। लेकिन अब ये भी समाप्त किया जा रहा है नई गाइडलाइन के तहत। तो ऐसे में क्योंकि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा निर्णय क्या ठीक होगा? कोरोना संक्रमण खत्म करने के आड़े में ये बाधा नहीं बनेगा? पूरे भारतवर्ष में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन राज्यों को जारी की थी कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन राज्य अपने अनुसार उस रोक टोक न करते हुए कुछ शर्तें रख सकते हैं। हमने केवल एक शर्त रखी थी कि जो लोग आएंगे, आने से पहले वो केवल हमारा जो पोर्टल है उस पर केवल सूचना देंगे कि हम आ रहे हैं। उसी को हमने रजिस्ट्रेशन मान लिया। उसका फायदा ये होगा कि जब कहीं कोई ऐसी परिस्थिति मिली तो उसको ट्रेसिंग करने में हमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, केसेस बहुत कम आ गए हैं, उस स्थिति में हमने कहा कि अब हम उसको नहीं करेंगे। बाकी राज्य में आने जाने पर पहले भी रोक नहीं थी, अभी भी रोक नहीं। बिल्कुल, लेकिन मदन जी, आपको नहीं लगता क्योंकि कुंभ, उसमें पूरे देश भर से ना जाने कहां से कितनी संख्या में लोग आएंगे शामिल होने के लिए, कितने श्रद्धालु, कितने संत पहुंचेंगे, तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि कोरोना संक्रमण भले ही कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। तो इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों? के लिए एसओपी जारी होगी, कुंभ के लिए रजिस्ट्रेशन भी होगा, कुंभ के लिए टेस्ट भी होंगे, कुंभ के लिए सारी जो हमने कहा कि एसओपी जारी करेंगे उसमें सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ठीक, चलिए मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो फाइम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फाइम, जिस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है, अन्य राज्यों से जो लोग होंगे, अगर वो उत्तराखंड में जाते हैं, कुंभ में शामिल होने के लिए जाते हैं, तो क्या इसका असर कोरोना संक्रमण पर नहीं पड़ेगा? फाइम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो 1 फरवरी से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। मसूरी पहुंचे विधानसभा प्रभारी जसविंदर सिंह गोगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जसविंदर सिंह गोगी का स्वागत किया। जसविंदर सिंह गोगी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्द छलका। तो गुटबाजी के कारण कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट पड़ रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है और
साथ ही बैठक में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के सुझाव भी दिए गए। एक मंच पर आकर पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया गया। बैठक में जसविंदर सिंह गोगी ने सरकार पर हमला किया। देवेंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर, जसविंदर सिंह गोगी ने इस दौरान जमकर निशाना साधा सरकार पर। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्द भी छलका। कहा कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है। तो मसूरी कांग्रेस विधानसभा प्रभारी जसविंदर सिंह गोगी का मसूरी पहुंचने पर मसूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी के साथ राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के सुझाव भी दिए। तो कई कार्यकर्ताओं ने अपने दर्द भी प्रभारी के सामने रखे। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से एक मंच पर आकर पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया गया। और गुटबाजी कहीं भी हल्के से मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन गुटबाजी कहीं ना मसूरी में है ना पूरे प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि आज हमारी जो बैठक का दौर है चिंतन करने का है कि कैसे हम लोग संगठन को मजबूती करेंगे। तो हमारा जो मकसद, जो हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे हम लोग बूथ स्तर पे अपनी कमेटियों का गठन करें और वन टू वन लोगों से मिलें, उसकी हम लोगों ने बैठक का दौर शुरू कर दिया है। आज हमारी बूथ कमेटियों की हमने 1-2 बैठकें और से रखी हैं, हम लोगों से मिलेंगे और सब लोगों से सुझाव लेंगे कैसे हम लोग संगठन को मजबूती प्रदान करें। परिवार हरिद्वार से खबर, जहां पर हंगामे की भेंट चढ़ी। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक, आपस में भिड़े जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने राव आफाक की सदस्यता पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाने के बाद हुआ जोरदार हंगामा। राव आफाक को बोर्ड बैठक में बैठने का अधिकार ही नहीं है। विधायक देशराज कर्णवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मामला शांत कराया। तो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में यह हंगामा हुआ। तो हंगामे की भेंट चढ़ी जिला पंचायत बोर्ड की बैठक। हरिद्वार में आपस में भिड़े जिला पंचायत सदस्य और विजेंद्र चौधरी ने राव आफाक की सदस्यता पर सवाल उठा दिए। तो सवाल उठाने के बाद जोरदार हंगामा हुआ। राव आफाक को बोर्ड बैठक में बैठने का अधिकार नहीं, विजेंद्र ने ये तमाम बातें हंगामे के दौरान कही। विधायक देशराज कर्णवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मामला शांत कराया। जिला पंचायत सदस्य आपस में भिड़ पड़े। हंगामे की भेंट चढ़ी जिला पंचायत बोर्ड की ये बैठक, जिसमें विजेंद्र चौधरी ने राव आफाक की सदस्यता पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, सवाल उठाने के बाद हंगामा तो हुआ ही, साथ ही राव आफाक को बोर्ड बैठक में बैठने का अधिकार ही नहीं। ये तमाम बातें विजेंद्र चौधरी ने कही। तो विजेंद्र चौधरी और राव आफाक के बीच में अनबन की वजह से ये पूरी बैठक हंगामे की बलि चढ़ गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की जब हंगामा जारी था। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक, जिसमें आगे कोई निर्णय, कोई चर्चा तो होने से रही, बल्कि हंगामा देखा गया और आपस में ही भिड़ पड़े जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी और राव आफाक। जिसमें विजेंद्र चौधरी ने राव आफाक के लिए कहा कि उनको इस बोर्ड बैठक में बैठने का अधिकार नहीं है। तो विधायक देशराज कर्णवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मामला शांत कराया। तो ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में लक्ष्मण झूला थाना इलाके में एक बाबा को महिला के साथ अश्लील हरकतें करना भारी पड़ गया। पुलिस ने बाबा और महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि क्षेत्र में एक बाबा महिला के साथ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कर रहा है, जिसके बाद महिला सब इंस्पेक्टर दीपक शाह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर प्रमोद उनियाल ने बताया कि बाबा और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सर ये एक्जैक्टली छेड़छाड़ का मामला नहीं है। इसमें एक बाबा और एक महिला को 19 साल की एक लड़की को अश्लील हरकतें करते हुए स्वर्गाश्रम क्षेत्र में पकड़ा गया है, जिसमें पुलिस जो है 294 IPC का मुकदमा लिख करके दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सर ये तो काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर आरओबी निर्माण के चलते कार्यदायी संस्था की घोर लापरवाही और जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अनदेखी का मामला सामने आया। दरअसल प्रशासन की लापरवाही से सर्विस रोड विकराल रूप ले चुकी, जिससे लोगों को, दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आप नेता दीपक वाली एक बार फिर मुख्य चौराहे पर आ पहुंचे और सर्विस रोड की स्थिति देख राधेश्याम बिल्डिंग के सामने खुले पड़े गहरे नाले की गहराई नापने के लिए खुद उस नाले में कूद गए। उसके बाद उन्होंने मौके पर ही घोषणा कर दी कि आरओबी निर्माण कार्यदायी संस्था NH या नगर निगम ने 1 हफ्ते के भीतर सर्विस रोड का निर्माण शुरू नहीं कराया तो वे 5 फरवरी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को साथ लेकर खुद निर्माण कार्य शुरू करा देंगे। एक लाइन सीधी एकदम आज 19 तारीख है। आज जनता बहुत परेशान हो चुकी है। लगातार मुझे फोन आ रहे हैं, लगातार मुझे फोटोएं भेजी जा रही हैं। मैं 4 दिन से बाहर था तो मैं आज इसीलिए उतरा हूँ कि अगर 4 तारीख तक इस सर्विस राइट का, चाहे कार्यदायी संस्था हो या कोई भी हो, हमें नहीं पता किसने करना है, हमें नहीं पता, जिसने भी करना है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों हो, इस काम को 4 तारीख तक शुरू कराओ, नहीं तो 5 तारीख से मैं अपने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ इस पर श्रमदान पर लग जाऊंगा और मैं काम शुरू करूंगा। लगातार आपके लग रहा है कि पिछले 20 साल से जनता के DNA को बदलने की कोशिश की जा रही है। अरे हमारे DNA में क्रांतिकारी चीजें हैं। हमने इस आंदोलन से लड़कर उत्तराखंड को लिया है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं मुद्दे उठा नहीं रहा हूँ, मैं मुद्दों के साथ समाधान ले जाए पूरा है जी। और ये जनता परेशान हो रही है, एक मैं थोड़ी हूँ, शहर की जनता परेशान है। बाहर से आदमी नहीं आता, कारोबार हमारा पट्टा है। क्या व्यवसाय करते हैं? कहाँ यहाँ ये जुड़ा भी है, पोखर रखा हुआ हूँ, 50 साल से मैं बैठा हूँ यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।